हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू पीपल डूइंग? आई होप आप लोगों को जो वीडियोस मैं बना रही हूँ वो आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम डिटर्मिनर्स अगला टॉपिक के तौर पे हम करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटर्मिनर्स को कवर करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था डिटर्मिनर्स के बारे में। तो आज हम इसी चीज को डिटेल में करेंगे कि ये डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एंड आई होप यू लाइक माय वीडियोस और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे होंगे। एंड आई एम श्योर अभी आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स आरएस मींस पेपर 4 में आते हैं वो सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका स्कोर आगे जाके बहुत अच्छा हो पाएगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो नाउ। And the topic is determiners. So, friends, मैंने क्या बताया था आपको कि determiners होते क्या हैं? क्या होते हैं determiners? These are the words. मैंने आपको बताया था कि ये शब्द होते हैं। क्या होते हैं ये? These are the words. और इनकी position क्या होती है? These are the words used before the nouns. ठीक है, कि इनका इस्तेमाल नाउन से पहले होगा। तो ये बहुत क्लियर कर देते हैं इस बात को कि नाउन से पहले इस्तेमाल होके ये कुछ डिटरमिन करते हैं। क्या डिटरमिन करते हैं नाउन से पहले इस्तेमाल होके? So very first point is that these are the words used before the nouns and they determine. Determine करने का मतलब होता है निश्चित करना किसी चीज को. So they determine the nature of the nouns. अब वो नाउन से पहले इस्तेमाल करें तो हम उसी के रिलेशन में देखेंगे। तो क्या करते हैं, नाउन के जो नेचर है, कैसा नेचर है, कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, नजदीक है, दूर है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है, स्पेसिफिक है, जनरल है। तो वो सारा नेचर डिसाइड कौन करता है? डिटर्मिनर्स। और कैसे पता लगेगा? जब हम उन डिटर्मिनर्स को यूज करेंगे। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे। सम पीपल, मेनी पीपल, फ्यू गर्ल्स, कुछ इस तरीके से। तो मैंने डिटर्मिनर्स को नाउन से पहले इस्तेमाल करके आपको दिखाया था और आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि देखें ये डिटर्मिनर्स होते हैं और इनके साथ नाउन्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो क्या डिटरमाइन करते हैं डिटर्मिनर्स? ये डिटरमाइन करते हैं कि आपका जो नाउन है वो कैसा है। इफ योर नाउन इज, मैं यहीं पे लिखूंगी, सिंगुलर, एक वचन है, बहुवचन है, प्लूरल। ठीक है, आपका नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो ये बातें कौन डिटरमिन करेगा? डिटर्मिनर्स डिटरमिन करेंगे। तो अलग अलग टाइप के डिटर्मिनर्स हैं, वो अलग अलग तरीके से नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स का फंक्शन ना कुछ कुछ एडजेक्टिव्स जैसा होता है। सो दे आर सिमिलर टू एडजेक्टिव्स। लगेगा कि हाँ ये तो एडजेक्टिव जैसा ही है। ठीक है, सो दे आर सिमिलर टू एडजेक्टिव्स। क्यों? एक तो पोजीशन नाउन से पहले होती है, जैसे एडजेक्टिव्स की होती है वैसे ही डिटर्मिनर्स की होती है। तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये भी, एडजेक्टिव्स भी क्या करते हैं? क्वालिफाई द नाउन, नाउन को ही डिटरमिन करते, उसकी कोई क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिसमें लगता है कि जो डिटर्मिनर्स हैं वो एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं। हाँ, एडजेक्टिव में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, ठीक है, क्वांटिटी होता है, शेप होता है, तो वो डिटर्मिनर्स में नहीं होता है। शेप होता है, एज होता है, तो वो सारी चीजें आपको एडजेक्टिव्स में देखने को मिलेंगी। एज, कलर, ओरिजिन, कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये सारी चीजें आपको ना ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में आती हैं। खैर वो आपके अभी काम का नहीं है। तो जो काम की चीजें हैं वो हम आज के लेक्चर में करेंगे, बट आपको ये बताने के लिए है कि जो एडजेक्टिव्स है वो डिटर्मिनर्स की तरह होते हैं, या एडजेक्टिव्स एक ब्रॉडर टॉपिक है और डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स का ही एक पार्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, उससे ये आपको अंदाजा रहेगा कि हाँ, जो एडजेक्टिव्स का काम होता है वैसा ही काम डिटर्मिनर्स का भी होता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं डिटर्मिनर्स की। तो आई टोल्ड यू
अबाउट आर्टिकल्स। और मैंने बताया था कि डिटर्मिनर्स के जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहला टाइप था आर्टिकल्स, जो हम कर चुके हैं। वी हैड डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, है ना, ये हम कर चुके हैं। डेफिनेट मतलब आर्टिकल द, और इनडेफिनेट मतलब ए और एन। तो ये हमने डिटेल में किया है, क्या यूजेस हैं, कहाँ यूज नहीं करना है, तो वो हम डिटेल में कर चुके हैं अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। तो आज हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे आज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर से। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब किसी चीज की तरफ इशारा करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो है किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, उसको इंगित करता है, ठीक है। तो दीज आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना डेमो देना है किसी चीज का, तो हमें डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। जैसे टीचर्स डेमो देते हैं अपनी टीचिंग का, तो अपनी टीचिंग को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो शो करते हैं, ठीक है, एग्जिबिट करते हैं। तो ऐसे ही ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करने के काम आते हैं। किसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं? नाउन्स को करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा करना या उसको इंगित करना, ठीक है। तो अगर डेमोन्स्ट्रेटिव की बात की जाए तो बहुत कॉमन डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो हमने आज तक सीखे होंगे वो क्या क्या होते हैं? जैसे दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, और दोज होता है, ठीक है। अब इनको दिस दैट दीज दोज का पेयर बना के ऐसे क्यों लिखा गया है? ये बताने के लिए कि दिस का यूज होगा जब आप किसी सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जब नाउन सिंगुलर होगा तो हम दिस और दैट का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर नाउन, एक वचन जब होगा, जैसे कि हम कहेंगे दिस बैग, यह बैग, दैट बैग, वह बैग। तो बैग तो यहाँ सिंगुलर हुआ ना, लेकिन दिस और दैट में फिर क्या फर्क हुआ? तो आपको बताने के लिए है कि दिस का इस्तेमाल होता है पास की चीजों के लिए, जो चीजें आपके नजदीक हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स। और दैट का इस्तेमाल होता है दूर की चीज के लिए, जो चीज आपसे दूर है और उसकी तरफ इशारा करके अगर आपको बताना पड़े तो यू यूज दैट। अब दीज का अगर इस्तेमाल करेंगे तो दीज का कहाँ इस्तेमाल करना है? दीज प्लूरल के लिए होता है। जो दीज और दोज हैं ये किसके लिए यूज किए जाएंगे? ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, जब नाउन प्लूरल हो। दीज भी और दोज भी। जैसे दीज बैग्स, ये बैग्स, दोज बैग्स, वे बैग्स। तो दीज का इस्तेमाल हुआ किसके लिए? नियर के लिए। और दोज का इस्तेमाल हुआ फिर से फार के लिए। लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? प्लूरल नाउन्स के साथ, ठीक है। तो हम इस प्लूरल नाउन्स को यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर होती जा रही है, ठीक है। तो ये हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव्स। दिस बैग हमारे पास रखा है, दैट बैग हमसे दूर रखा है, दीज बैग्स बहुत सारे बैग्स हैं और हमारे पास रखे हैं, दोज बैग्स बहुत सारे बैग्स हैं और दूर रखे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब एक और डेमोन्स्ट्रेटिव होता है जो डेमोन्स्ट्रेट करने के काम आता है। वो क्या है? वो है सच, ठीक है। जब इसको सिंगुलर के साथ यूज किया जाएगा तो सच अ प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है। ये क्या बताता है? ये स्पेसिफिक कैटेगरी की बात करता है। सच का जो इस्तेमाल होता है वो किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए होता है, ठीक है, किसी खास तरह के लोगों को बताने के लिए, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको भी ये याद रहेगा। तो स्पेशल कैटेगरी में जैसे सच अ, लाइक सच अ मैन और सच अ बॉय इज सो स्वीट, कि ऐसा लड़का बहुत प्यारा होता है। सच अ बॉय, कैसा? ऐसा लड़का, मतलब हम किसी पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हैं। सच अ बॉय इज सो स्वीट, ठीक है। ऐसा लड़का मतलब ये कोई खास तरह का लड़का है, ठीक है। तो उस खास को बताने के लिए हम सच का इस्तेमाल करें, खास तरह का, ठीक है, उसकी कोई स्पेशल क्वालिटी है। अब दूसरी इसी में आती है एक और चीज, जब हम इसको
प्लूरल के साथ लिखेंगे। यहाँ तो देखो सिंगुलर के साथ लिखा हमने सच को। जब मैं सच को प्लूरल के साथ लिखूंगी, सच पीपल नेवर इम्प्रूव, कि ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। ठीक है, सच पीपल नेवर इम्प्रूव। ठीक है, या सच men आर रिस्पेक्टेबल, ऐसे लोग रिस्पेक्टेबल होते हैं, आदरणीय होते हैं। ठीक है, सच men आर रिस्पेक्टेबल। तो यहाँ पर जो सच है ये भी खास तरह के लोग हैं, स्पेशल कैटेगरी है। तो सच का इस्तेमाल जब सिंगुलर के साथ होगा तो सच अ के साथ होगा, और जब प्लूरल के साथ होगा तो अ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई ऑलवेज लुक फॉर योर डाउट्स। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं देख पाऊँ अगर किसी ने कुछ डाउट्स वहां पर पोस्ट किए हों तो। योर डाउट्स आर वेलकम्ड। कुछ क्वेश्चंस हो आप डायरेक्टली कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको फायदा हो सके। सो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डिटर्मिनर्स वुड बी, क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरी कैटेगरी आती है पोजेसिव्स की। अब ये जो पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं, पोजेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे आप कहते हैं आप अपनी किसी वस्तु के लिए पोजेसिव है, मतलब आप वो किसी को नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे बिलोंग करती है। तो पोजेसिव जब भी आता है तो उसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है कि हमारा उससे कोई रिश्ता है। ठीक है, जुड़ाव होता है, हमारा लगाव होता है, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस का मतलब ही होता है जुड़ाव होना। तो पोजेसिव जो है, अगर हम दो तरह से देखते हैं पोजेसिव्स को। पहले कैटेगरी होती है पोजेसिव एडजेक्टिव की। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब डिटर्मिनर में देखो पोजेसिव एडजेक्टिव आता है। क्या मतलब है इसका? एडजेक्टिव है मतलब वो दे आर यूज्ड बिफोर द नाउन्स, उनको नाउन से पहले आप पाएंगे। तो पोजेसिव्स ऐसे भी होते हैं जो नाउन के बाद लिखे जाएं, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन से पहले लिखे जाते हैं। जैसे कि माई हाउस इज ब्लू इन कलर, कि मेरे घर का रंग कैसा है, या मेरा घर नीले रंग का है। तो माई हाउस, इस केस में क्या हो गया, जो माई है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, मैं पी ए लिखती हूँ इसको, और हाउस जो है वो नाउन है। ठीक है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव माई हाउस, किसका घर है? मेरा घर। तो जब आप लिखते हैं ना ऐसे मेरा घर, तो इसमें घर संज्ञा है, मेरा पोजेसिव है। ठीक है, जैसे सर्वनाम होते हैं उसी तरीके से विशेषण होते हैं, तो उनमें भी पोजेसिव होता है। मेरा घर, किसका घर है? मेरा घर है। किसका अधिकार है? मेरा। ठीक है, तो पोजेसिव जो होता है वो अधिकार जताने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हिज फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट, कि उसके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो हिज फादर, हिज नाउन से पहले लिखा गया तो पोजेसिव एडजेक्टिव है। देयर फ्रेंड्स आर प्लेइंग, उनके दोस्त खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये भी पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि देयर जो है THEIR फ्रेंड्स से पहले लिखा गया। फ्रेंड्स क्या है? नाउन है, और देयर क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है, उनके दोस्त। ठीक है, तो इसी तरीके से पोजेसिव एडजेक्टिव्स में क्या क्या होते हैं? माई, योर, जैसे योर फादर, योर मदर, योर हाउस, योर कैट। सो माई, योर, आवर, आवर होता है हमारा, देयर उनका, हिज उसका, हर उसका, इट्स भी उसका। ठीक है, तो जब इस तरीके से लिखे जाते ये जो शब्द हैं, मैं इनका हिंदी में आपको
ट्रांसलेशन लिख देती हूँ। माई मतलब मेरा, योर मतलब आपका, आवर मतलब हमारा, देयर मतलब उनका, हिज मतलब उसका, हर मतलब ये उसका या उसकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका, उसकी, उसके, कुछ भी हो सकता है। इट्स मतलब उसका, जैसे इट्स कलर इज ब्लू, उसका रंग ब्लू है, ऐसे। तो ये क्या है, ये आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, और ये सारे के सारे ही आपके नाउन से पहले लिखे जाते हैं, रिटन बिफोर द नाउन्स। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। ये इसलिए क्लियर करना जरूरी है क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाली हूं वो तभी समझ में आएगा जब आपको ये वाली बात क्लियर होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस की, क्योंकि पोजेसिव दो तरह के होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स तो हमने लास्ट स्लाइड में अभी अभी देखा। अब बात करेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं सर्वनाम, ठीक है। तो ये जो सर्वनाम है ये संज्ञा की जगह यूज किए जाते हैं, सो दे रिप्लेस द नाउन्स। ये किसको रिप्लेस करते हैं? ये नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, तभी वो प्रोनाउंस है, ठीक है। और पोजेसिव मतलब भाई अधिकार जमाने वाले, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउंस नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब जो नाउन को रिप्लेस ही करती है चीज, क्या वो नाउन से पहले लिखी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। एज दे रिप्लेस द नाउन्स, दे आर नॉट रिटन बिफोर द नाउन्स। वो नाउन से पहले नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि नाउन को तो वही रिप्लेस कर रहे हैं। सो दे आर नॉट रिटन बिफोर द नाउन्स। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। कैसे? अब अगर ये नाउन से पहले नहीं इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? दे आर जनरली, जनरली मतलब अक्सर या मोस्टली, यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इनको वाक्य के अंत में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम इनको? वाक्य के अंत में। तो क्या क्या होते हैं ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं? जैसे दिस हाउस इज माइन। अब ये जो माइन है, माइन मतलब मेरा, माइन का मतलब भी मेरा है, लेकिन ये जो मेरा है ये कहाँ पर आ रहा है? वर्ब के बाद, ठीक है, आफ्टर द वर्ब। क्या ये नाउन से पहले आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो नाउन से पहले क्या आ रहा है? दिस आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले जो भी आएगा वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। नाउन के बाद जो होगा वो एडजेक्टिव नहीं होगा, यहां पर ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है, कि यह घर मेरा है। यह मेरा घर नहीं है ये। अगर यह मेरा घर होता तो हम क्या क्या लिखते? दिस इज माई हाउस। तो दोनों में यही अंतर है, आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप कहते हैं दिस इज माई हाउस तो ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। और जब दिस हाउस इज माइन हो तो ये जो माइन है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, और दिस क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बात समझ में आई? तो नाउन से पहले जब लिखा जाएगा तो वो एडजेक्टिव होगा, राइट। अब इस केस में जो दिस है अकेला लिखा हुआ है, दिस इज माई हाउस, तो यहाँ दिस प्रोनाउन का काम करता है, ठीक है। जब नाउन के साथ है तो वो एडजेक्टिव है, और जब वो अकेला है तो वो प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को हटा देता है वहां से, ठीक है। तो प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ जुड़ के यूज नहीं होता है। आप इस बात का ध्यान रखें, बहुत जरूरी ध्यान रखना है आपको इस बात का, नहीं तो आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं इसमें। तो दिस हाउस इज माइन में दिस तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और जो माइन है वो
पोजेसिव प्रोनाउन है और वो अंत में इस्तेमाल हो रहा है। और दिस इज माई हाउस में दिस जो है वो अकेला है तो वो प्रोनाउन है, और माई हाउस में माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। आई होप ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से इन चीजों को दिमाग में रखना है। अब इसके बाद हम आगे बढ़े तो और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं दोज फ्रूट्स, कि वे फल हमारे हैं। दोज फ्रूट्स आर आवर्स। आवर्स मतलब देखो, इनके बाद जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं अक्सर उनके बाद ऐसा आपको देखने को मिलेगा, दोज फ्रूट्स आर आवर्स। आवर्स मतलब हमारे, कि वे फल हमारे हैं। ऐसा नहीं कि वे हमारे फल हैं। क्या है ये, वे फल हमारे हैं, तो हैं से पहले हमारे आ रहा है। ठीक है, तो आवर्स का मतलब हमारे। और अगर उसी बात को पोजेसिव एडजेक्टिव की फॉर्म में लिखना होता तो क्या कहते हैं, दोज आर आवर फ्रूट्स। देखो मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें क्या हो गया, अवर फ्रूट से पहले लिखा जा रहा है तो ये एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव। और क्योंकि अवर्स जो है वो अकेला लिखा जा रहा है, नाउन के साथ नहीं है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक, बात क्लियर हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है। सो इट इज हेल्पिंग यू, तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, दोज फ्रूट्स आर अवर्स। अवर्स मतलब हमारे, अवर का मतलब भी हमारे होता है, लेकिन ये वाला जो हमारे है ये फल से पहले आया है, और ये वाला जो हमारे है ये बाद में आया कि ये फल हमारे हैं। देखिए आप, जैसे हम कहेंगे ये हमारे फल हैं, तो दोज आर, सॉरी ये नहीं है, दोज है तो वे आएगा। ठीक है, दोज का मतलब होता है वे हमारे फल हैं। और यहाँ क्या होगा, वे फल हमारे हैं, है ना। तो दोनों बातों में अंतर तो है, और समझने वाले के लिए बिल्कुल अंतर है। इसको मैं क्या लिखूंगी, वे फल हमारे हैं। अब हिंदी का भी ट्रांसलेशन आपको बहुत कुछ क्लियर कर सकता है अगर आप चाहें और ध्यान से सीखें तो क्या कह रही है, वे फल हमारे हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में देखें, फल के बाद हमारे आया, और इसमें हमारे के बाद फल आया। तो जब हमारे के बाद फल आ रहा है तो ये जो हमारे है या अवर है ये एडजेक्टिव का काम करेगा, विशेषण का काम। और जब फल के बाद हमारे आ रहा है, पोजेसिव बता रहा है, तो ये प्रोनाउन का काम करता है, सर्वनाम का काम करता है। आई होप ये बात आपको और क्लियर हो गई होगी। अब हम कह सकते हैं जैसे कई बार इनको सेंटेंस की बिगनिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइक योर्स आर प्रिटी। कि जैसे आप कोई बात कर रहे हैं और किसी ने कुछ बनाया है और आप कहें कि योर्स आर प्रिटी, की आप वाले अच्छे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम किसी और से बगैर नाउन के इस्तेमाल करते हैं, विदाउट नाउन। ठीक है, योर्स विदाउट नाउन के इस्तेमाल हो रहा है। अब योर्स आया तो कोई नाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं कहती योर फ्लावर्स आर प्रिटी, तो इस केस में क्या होता है, फ्लावर्स नाउन है, योर एडजेक्टिव हो जाता। ठीक है, जब नाउन के साथ हो तो वो एडजेक्टिव है, नाउन के बगैर है तो प्रोनाउन है। राइट, तो आई होप ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गई होगी कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है और क्या क्या होते हैं हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस। चलें देखते हैं। माइन है, योर्स है, अवर्स है, देयर्स है, हिज है, हर्स है। ठीक है, बेसिकली यही होता है, और एक वंस ये भी होता है। ठीक है, तो जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो इनका क्या मतलब होता है, माइन मतलब मेरा, योर्स मतलब आपका, इजी है,
आवर्स मतलब हमारा, देयर्स मतलब उनका, हिज मतलब उसका, उसकी या उसके, कुछ भी। हर्स मतलब ये भी उसका, उसकी, उसके में से कुछ भी हो सकता है। वंस मतलब अपनी। इसका भी एग्जाम्पल आपको बताती हूँ और क्लियर हो जाएगा। चले पहले इसको ठीक कर लेते हैं, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक होती है। अब वंस का इस्तेमाल कहाँ होता है? चले आपने ये तो देख लिया कि माइन, योर्स, आवर्स, देयर, हिज, हर्स हो सकता है। जैसे कि दिस बॉटल इज हर्स, कि ये बॉटल किसकी है? उसकी है, मतलब किसी लड़की की है। ठीक है, हम किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये उसकी, ये बॉटल उसकी है। ठीक है, ना कि ये उसकी बॉटल है, ये उसकी बॉटल है नहीं कह रहे। ये बोतल उसकी है, तो उसकी बोतल के बाद आएगा। तो जैसे सेंटेंस में लिखा जा रहा है वैसे ही, जैसे बोलने में आ रहा है वैसे ही आप उसको ट्रांसलेट करके भी लिखोगे। ठीक है। अब जो वंस है, वंस आपने सुना होगा, ऐसे यूज करते हैं, हर एक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, हर एक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम ये वाला करते हैं तो इसमें क्या होता है? हर एक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, हर एक मतलब वन, करनी चाहिए, ड्यूटी की बात हो रही है, मतलब मस्ट, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ठीक है, इस तरीके से ये जो वंस है अब ये पोजेसिव की फॉर्म में है। तो ये हमारे हो गए अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स दोनों। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम करेंगे वो करेंगे हम इंटेरोगेटिव्स का, क्योंकि डिटर्मिनर्स जो है वो इंटेरोगेटिव्स भी होते हैं। तो जो इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं वो किस काम आते हैं? इंटेरोगेट करना मतलब किसी के साथ पूछताछ करना, सवाल जवाब करना। तो इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स वो शब्द हैं जो पूछताछ के दौरान काम आते हैं, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करेंगे। तो क्या क्या इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं? जैसे होते हैं ना हु, कौन, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, whom, whose, what। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो जनरली हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिटर्मिनर होने के लिए एक चीज जरूरी है, वो क्या है कि उनके जस्ट बाद नाउन का इस्तेमाल आसान होना चाहिए। तो आपको लगता है कि इन सबके बाद जस्ट बाद नाउन का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? हु के बाद आप नाउन लिखते हैं, जैसे हम कहते हैं ऐसे हु पर्सन, पर्सन नाउन है, क्या हु के बाद पर्सन लिखना जायज है? ठीक है, नहीं। विच, टेबल, तो टेबल भी नाउन है, तो विच के बाद टेबल सही लगता है, हाँ, ये चलेगा। व्हेन, मैन, या व्हेन टाइम, तो टाइम भी, मैन भी, ये सब क्या है? नाउन्स है। पर क्या व्हेन के बाद ये यूज किए जाते हैं? नहीं किए जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो ये भी नहीं चलेगा। ऐसे ही वाई के साथ, वाई यू, या वाई एप्पल, ठीक है, वाई गर्ल, तो क्या ये नाउन्स वाई के साथ यूज किए जा सकते हैं? नो। तो क्योंकि हम खुद प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं कि इन शब्दों के साथ नाउन्स नहीं लिखे जाते हैं और सबके साथ नहीं लिखे जाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला क्या है? वाई हो गया, वेयर। अब क्या हम वेयर के साथ, क्योंकि वेयर प्लेस को डिनोट करता है, क्या हम वेयर के साथ कोई जगह का नाम लिख सकते हैं? वेयर दिल्ली,
या वेयर स्कूल, वेयर हाउस, कुछ इस तरीके से क्या चल सकता है? कोई क्वेश्चन अगर हम बना के देखें, वेयर दिल्ली और वेयर राम गो, कुछ इस तरीके से नहीं आ सकता है, ठीक है? तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो वेयर भी हमारा इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर नहीं है। हाउ के साथ बताओ, हाउ के साथ लग सकता है? हाउ राहुल गो टू स्कूल। तो अगर ऐसा सेंटेंस भी बनेगा कि हाउ राहुल गो टू स्कूल, कि राहुल स्कूल कैसे जाता है, पर ये इनकरेक्ट है, क्यों? हाउ डज राहुल गो टू स्कूल, हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो इस हाउ के जस्ट बाद तो राहुल नहीं आया, इसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आया, ठीक है? तो ये जो हाउ है ये भी आपका इंटरोगेटिव डिटर्मिनर नहीं है, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन नहीं आता। whom का भी सेम हाल है, whom बॉय, whom पेरेंट, whom चेयर, whom बैग, नहीं आएगा, है ना? तो ये भी गलत हो जाएगा। अब whose की अगर बात करें तो whose फादर, किसके पिता, whose फादर का मतलब क्या हुआ, किसके पिता। ये तो मतलब बन रहा है कि किसके पिता बाहर हैं, whose father is outside। what भी, what time, कौन से वक्त, what time it is, कितना टाइम हुआ है ना? अब इसके बीच में हमें कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, तो ये भी ठीक है। तो हमें कितने डिटर्मिनर मिले इंटेरोगेटिव फॉर्म में? पहला है whose, ठीक है, what time और which टेबल, ठीक है? ये जो which है, तो अगर हम इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स की बात करें तो क्या क्या है? which, what और whose। तो इन तीनों के साथ ही नाउन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है? लाइक which pen is your favorite, कि कौन सा पेन आपका पसंदीदा है। सो which pen is your favorite, तो ये हम यूज कर सकते हैं। what time did you arrive, आप किस वक्त आए। what time did you arrive at भी लिख सकते हो, what time did you arrive at, ठीक है? तो ये भी लिखा जा सकता है कि आप किस वक्त आए। और whose father is वेटिंग आउटसाइड, कि किसके पिता बाहर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्या बता रहे हैं कि सिर्फ तीन ही इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, बाकी ये सारे के सारे जरूरी नहीं है। तो विच, हुज और व्हाट जो अंडरलाइन किए हैं सिर्फ वही इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स कहलाएंगे, ठीक है? आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? अब हम आज की लास्ट कैटेगरी करेंगे, नहीं लास्ट नहीं करेंगे, इसके बाद एक और करेंगे, फिर आज का लेक्चर हम एंड करेंगे। और एक और कैटेगरी जो बड़ी कैटेगरी है क्वांटिफायर्स की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को भी देखने में मजा नहीं आएगा, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स की। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, आपने सुना होगा, है ना? डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स का काम क्या होता है? बांटने जैसा, ठीक है, कि सबका हिस्सा हो उसमें। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स का कुछ इस तरीके से होता है, चार होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, दो कैटेगरी में होते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इन चारों में एक बात कॉमन है कि चारों के चारों ही, ठीक है, चारों के चारों ही सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जनरली आपको मिस्टेक क्या मिल सकती है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर के साथ या तो प्लूरल नाउन दे दिया जाए, है ना? क्या क्या गलतियां हो सकती हैं कि आपको इफ
मतलब जनरल एरर्स क्या क्या आते हैं कि इफ प्लूरल नाउन इज गिवन इज रिटन विद देम, किनके साथ प्लूरल नाउन को लिखा जाए। तो ये आपकी एक बेसिक गलती होती है जो क्वेश्चन में दी जाती है। तो आपको भांप लेना है कि जैसे ईच एवरी इधर नीदर है, उनके साथ प्लूरल नाउन नहीं चलेगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन होता है। दूसरी बात, प्लूरल वर्ब इज रिटन विद देम, कि उनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो ये बेसिक गलती होती है ईच एवरी इधर नीदर के साथ। जैसे कि अगर ऐसे दिया जाए, ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच ऑफ द बॉयज अगर हो गया तब तो ठीक है, बीच में ऑफ द आ गया है। लेकिन अगर लिखा जाए ईच और साथ में लिख दिया जाए बॉयज, तब ये गलत है। ईच के साथ तो सिर्फ बॉय हो सकता है। ईच ऑफ द बॉयज का मतलब होता है हर एक लड़का, हर एक लड़का, ये मतलब होता है। ईच ऑफ द बॉयज वॉज हैप्पी, वर्ब क्या आई, वॉज। ईच ऑफ द बॉयज वॉज हैप्पी, कि हर एक लड़का खुश था। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। ईच ऑफ द बॉयज का मतलब है कि अगर 50 लड़के थे वहां, तो 50 के 50 इंक्लूड हो रहे हैं। हर एक का मतलब ऐसे इतना प्रिसाइजली होता है, इंडिविजुअली होता है। और इनडायरेक्टली इसका मतलब होता है ऑल, कि सारे के सारे। ईच बॉय भी अगर आप लिखोगे ना, तो आप इस तरह लिखना, ईच बॉय वॉज हैप्पी, इसका भी मतलब सेम होगा जो हमने ऊपर हिंदी ट्रांसलेशन लिखा, हर एक लड़का खुश था। तो ईच ऑफ द बॉयज वॉज हैप्पी इज ऑल्सो करेक्ट, ईच बॉय वॉज हैप्पी इज ऑल्सो करेक्ट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बॉयज के साथ वॉज कैसे लग गया, ये तो गलत हो गया, है ना। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, बट नहीं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब है, ये किसके हिसाब से आएगी, ईच के हिसाब से, ना कि बॉयज के हिसाब से। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। द वर्ब विल फॉलो ईच, नॉट बॉयज। इसी तरीके से एवरी होता है। एवरी का मतलब होता है मोस्टली, लेकिन एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आएगा। ओके, यूज सिंगुलर नाउन। एवरी का इस्तेमाल जनरल सेंस में किया जाता है, मोस्टली मतलब जनरल सेंस में। जैसे हम कहते हैं ना कि, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। अगर मैंने कहा ईच बॉय, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, ईच बॉय गेट्स मिल्क, बॉय क्यों लिखे हम, ईच चाइल्ड लिखेंगे। ठीक है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। ईच चाइल्ड गेट्स मिल्क इन इंडिया, कि भारत में हर बच्चे को दूध मिलता है। ठीक है, हर बच्चे को दूध मिलना मतलब अगर इंडिया में लाखों करोड़ों बच्चे हैं तो करोड़ों बच्चों को दूध मिलता है, बात ये है। ठीक है, तो इतना बड़ा क्लेम है ये, बट ऐसा सच हो हम नहीं जानते हैं। बट हाँ, जनरल सेंस में हम क्या लिखते हैं, एक मिनट। हम्म, अगर हम लिखें एवरी चाइल्ड गेट्स मिल्क इन इंडिया, तो दोनों बातों में क्या फर्क है। आपको ऐसे भी दिया जाए और नीचे वाला एग्जाम्पल भी दिया जाए, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैसे इनका फर्क मालूम पड़ेगा। तो जब ईच चाइल्ड गेट्स मिल्क इन इंडिया है, तो मतलब ऑल द चिल्ड्रन, ये स्पेसिफिक सेंस में है कि सारे बच्चों को दूध मिलता है। एक मिनट।
एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा लैपटॉप हैंग हो रहा है। ओके, डन। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं हर एक बच्चे की, ऑल द चिल्ड्रन। ईच चाइल्ड का मतलब ये है सबके सब, और एवरी चाइल्ड का मतलब सबके सब नहीं है, मोस्टली, जनरली, कि अक्सर इंडिया में ऐसा ही होता है कि सारे बच्चों को दूध दिया जाता है, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फुटपाथ पे भी रहते हैं, उन बेचारों को दूध नहीं मिलता है, तो क्या वो इंडिया के बच्चे नहीं है? तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब एवरी की बात की जाएगी तो एवरी का मतलब होगा जनरल सेंस में, और ईच का मतलब होगा स्पेसिफिक सेंस में। और दोनों के साथ सिंगुलर आएगी वर्ब, ये बात बिल्कुल नहीं बदलने वाली है, भले इनका मतलब थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन ये रूल चलेगा कि आपकी जो सिंगुलर वर्ब है वही यूज की जाएगी। ठीक है, तो आई होप ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और वो है हमारा ईदर और नीदर। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात और बहुत आसान भी है। जब भी ईदर की बात हो, ईदर मतलब एनी वन ऑफ द टू, कि दो चीजें हैं, दोनों में से कोई भी, पर हैं कितनी, सिर्फ दो चीजें, और दोनों में से कोई एक चुनना है। ओके, दो में से कोई एक, मतलब आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपके पास दो चीजें हैं और आप अपने फ्रेंड को कह रहे हो कि कोई एक ले लो। आपने दो शर्ट खरीदी, आपने कहा कोई भी एक ले लो, टेक ईदर, दोनों में से कोई एक। दो में से कोई एक, लाइक टेक ईदर। टेक ईदर मतलब दोनों बराबर हैं, बोथ आर इक्वल, एक जैसी हैं। अब अगर हम कहें दो कैंडिडेट हैं और आप बताना चाहते हैं, आपने इंटरव्यू लिया दो कैंडिडेट का, और आपने कहा कि दोनों ही अच्छे हैं, किसी को भी चुन लो, तो आप कह सकते हैं ईदर इज गुड फॉर द जॉब, कि नौकरी के लिए दोनों ही अच्छे हैं, ईदर इज गुड फॉर द जॉब, किसी को भी चुन लो। लेकिन चुनना किसको है, सिर्फ एक को। इधर मतलब ओनली वन ऑफ द टू, बस ये बात याद रखनी है। और क्योंकि हम सिर्फ एक को चुन रहे हैं तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, ईदर के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल ना करें। चाहे आप ऐसे भी लिख दें, ईदर ऑफ द कैंडिडेट्स, ईदर ऑफ द कैंडिडेट्स। अब सोचो कैंडिडेट्स क्या है, ये तो प्लूरल है। अब बहुत सारे लोग ना यहाँ पर इज और आर में से ईदर ऑफ द कैंडिडेट्स डैश गुड, अब क्या करेंगे, वो आर को चूज करके आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि कैंडिडेट्स लिखा हुआ था, है ना। और जैसे ही आप ये कर देंगे आपका आंसर हो जाएगा गलत, आपके मार्क्स हो जाएंगे डिडक्ट। ठीक है, आप अपने मार्क्स लूज कर दोगे, और जो आप कोशिश करके लाना चाह रहे हो अपने अच्छे मार्क्स, जो लास्ट पेपर 4 है उस वो 200 मार्क्स का है आपका, और आप उसमें चाहते हो कि आपके 120 प्लस आ जाए, 100 प्लस आ जाए, या 140 प्लस आ जाए, तो वो ऐसे नहीं आएंगे अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको इन गलतियों को सुधारना है, जो जो मैं आपको बता रही हूँ, कि देखिए इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करो, आप ध्यान से सुनोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगी और साथ में आर्टिकल्स के भी क्वेश्चंस मैं मिलाऊंगी, जिससे आपका एक पूरा प्रॉपर डिटर्मिनर्स का टॉपिक डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखें यहाँ पर, जैसे ही आपने आर लिखा इसका आंसर गलत हो गया, इसका आंसर क्या होगा, जबकि बिल्कुल ध्यान से देखो, इसका आंसर होगा आर नहीं, इज। ठीक है, तो आर आपको हटा देना है, दिस इज नॉट योर आंसर, योर आंसर वुड बी इज। ठीक है, और वो किसके हिसाब से होगा, इस ईदर के हिसाब से, क्योंकि ईदर का मतलब होता है दो में से कोई भी एक। तो जब आप एक ही की बात कर रहे हो तो वर्ब भी तो एक ही वाली आएगी ना। ठीक है, ऐसे ही नीदर होता है, जैसे आपने
दो चीजें दिखाई किसी को, दो शर्ट्स दिखाई, एक ब्लैक थी एक वाइट थी, तो आपने अपने फ्रेंड को, छोटे भाई को दिखाई और आपने कहा कि आप ले लो इनमें से, आपको कौन सी पसंद है। तो नीदर, अब अगर वो कहे कि आई लाइक नीदर, आई लाइक नीदर, नीदर का मतलब क्या हो गया, ईदर का उल्टा। ईदर मतलब दोनों में से कोई भी, नीदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। तो यहां भी बात दो की हो रही है, दोनों में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द टू। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। सो इट वुड बी नन ऑफ द टू। दो चीजें, दोनों में से कोई भी पसंद नहीं आई, हमें कोई नहीं चाहिए, एक भी नहीं, जीरो आउट ऑफ द टू। ये नीदर की डेफिनेशन होती है, नीदर की पहचान होती है। तो नीदर के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी, लाइक नीदर बॉय हैज स्कोर्ड एनी गोल, कि किसी भी लड़के ने गोल नहीं मारा, मतलब दो लड़के खेल रहे हैं और दोनों में से किसी ने भी गोल नहीं मारा। सो नीदर बॉय हैज स्कोर्ड एनी गोल, ठीक है। दो लैपटॉप्स हैं, आप कह रहे हैं नीदर इज माइन, कि मेरा इनमें से कोई भी नहीं है, दो लैपटॉप्स हैं लेकिन आपका उसमें कोई भी नहीं है, नीदर इज माइन। अब देखो ये जो माइन है, ये तो है पोजेसिव प्रोनाउन, और नीदर क्या है, नीदर इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर कह सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी कह लें, डजेंट मैटर, दोनों का मतलब सेम ही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आप इसको कह सकती हैं, यहाँ कह सकते हैं, सॉरी। सो दीज आर योर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले की तरफ चलते हैं, वो होते हैं न्यूमरल्स। खैर न्यूमरल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो क्वांटिफायर्स जैसे भी कुछ आएंगे। हाँ, लेकिन एक तरह के न्यूमरल्स मैं आपको जरूर करा देती हूँ। वो कौन से होंगे, वो होंगे डेफिनेट न्यूमरल्स। वो इसलिए ताकि आपको आसानी रहेगी याद रखने में। डेफिनेट न्यूमरल्स का मतलब है जो फिक्स हों। न्यूमरल्स होते हैं जैसे, एक होते हैं ऑर्डिनल्स और एक होते हैं कार्डिनल्स। आपको अगर याद होगा दी आर्टिकल का जब यूसेज बता रही थी, तो उसमें मैंने ऑर्डिनल्स का जिक्र किया था। तो जब आप फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं, लास्ट लिखते हैं, फाइनल लिखते हैं, ये सारे के सारे ऑर्डिनल्स हैं। और कार्डिनल्स क्या है, जब आप वन, टू, थ्री एंड सो ऑन यू राइट, तो ये सारे क्या हैं, ये कार्डिनल्स हैं। तो डेफिनेट न्यूमरल्स हैं, वन बॉय, टू बॉयज, थ्री बॉयज, फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय, फाइनल बॉय, इस तरीके से ऑर्डिनल्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए डेफिनेट न्यूमरल्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, क्वांटिफायर्स, ठीक है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं अक्सर, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट न्यूमरल्स, ठीक है। तो इनडेफिनेट न्यूमरल्स ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो हमारे बस यही दो टॉपिक्स रह गए डिटर्मिनर्स में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स रियली वेल। अगर कुछ डाउट रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ओपन टू योर कमेंट्स, आई एम ओपन टू योर फीडबैक, and I would like to improve upon it if you want me to somewhere. Okay, so all the very best. God bless you. Keep learning, keep preparing for your exam, and keep moving towards your goal. बढ़ते रहिए आगे. Thank you so much. Take care.